जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई NK पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, यह मुझे विश्वास है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो धन्यवाद लेने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे विशेष बात कि हमारे इतिहास के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश देखा, राष्ट्रकूट वंश देखा, उधर बंगाल का पाल वंश धर्मपाल से हमने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खड़ा करवा दिया। और अब हम चौहान वंश की बात करेंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सामंत थे उसी सामंतों में से एक नए सामंत वंश का उदय हुआ, चौहान वंश का। और चौहान वंश भी भारतीय इतिहास में एक राजपूत काल के नाम से प्रसिद्ध रहा है। और दोस्तों, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, चौहान वंश से क्वेश्चन पूछना उनकी मजबूरी होता है। और चौहान वंश से पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही मिलेगा, ये मेरा दावा ही नहीं, विश्वास रखें आप। हम बात कर रहे हैं चौहान वंश की। दोस्तों, जब चौहान वंश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास चौहान वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। चौहान वंश, इस वंश की जानकारी के हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं, तो आप जानते हैं इसमें सबसे पहला रहता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले में है, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही जो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं वो इसी शिलालेख के आधार पर, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने माना है, तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा भी इनको चौहान वंशीय राजाओं को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनकी जानकारी के और स्रोत हैं। एक है हमारी हर्षनाथ प्रशस्ति। दोस्तों, हर्षनाथ प्रशस्ति जो 973 ईस्वी की है, वो सीकर जिले में हर्ष पहाड़ पर है, ये आप जानते ही हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति भी हमें चौहान वंश की जानकारी देती है कि यहाँ पर गोवक प्रथम चौहान भी आया था और विग्रहराज सेकंड ने भी हर्षनाथ के अंदर, प्रशस्ति के अंदर भगवान का मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हम बात करें तो तीसरा हमारे पास जानकारी का स्रोत है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ये थोड़ी अटपटी बात भी कहता है। इसके बाद में चौथा है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। जयानक भी एक महान विद्वान हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अलावा पांचवा हमारे पास जानकारी का स्रोत रहता है नरपति नालह। इन्होंने लिखा था बीसलदेव रासो। इन्होंने क्या लिखा था? बीसलदेव रासो। और दोस्तों, बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, तो नरपति नालय ने लिखा था बीसलदेव रासो। ये कुछ ग्रंथ है दोस्तों जो हमारे चौहान वंश की जानकारी देते हैं। और इसमें विशेष रहता है हमारा बिजोलिया शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, हमारी एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बिजोलिया शिलालेख। इसके अलावा इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। हर्षनाथ प्रशस्ति भी हमें चौहान वंश की जानकारी देती है, सीकर में 973 ईस्वी की है। चंद्रवरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो भी हमें चौहान वंश की जानकारी देता है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय ये जयानक ने लिखी थी,
और नरपति नालय बिसल देव, रेडी क्यों पड़ी है, बिसल देव रासो, ये किसने लिखा था, नरपति नालय ने। और 6 नंबर में और लिख देता हूं, वो नाटक था हरिकेली नाटक। दोस्तों ये हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। स्वयं किसने लिखा था, बिसल देव ने, जिसको हम क्या भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। बिसल देव को ही इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। दोस्तों इसी के समय में एक कवि और वे थे सोमदेव, और उन्होंने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज। इन्होंने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज नामक नाटक। दोस्तों हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत से लोगों ने पढ़ा कि बिसलदेव रासो में किस राजमती के बारे में हम विग्रहराज चतुर्थ में इसकी बात करेंगे। इन दोनों की, नरपति नालय की भी करेंगे और सोमदेव के ललित विग्रहराज नाटक की भी बात करेंगे। तो ये कुछ ग्रंथ हैं दोस्तों जो हमें चौहान वंश की जानकारी देते हैं। ये अपने समय में लिखे गए और उस समय की ये जानकारियां हमें देते हैं। तो हम बात चौहान वंश की कर रहे हैं और उसी में ये ग्रंथ आ रहे हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें एक और है 8वां क्याम, अच्छा इधर कवि आ रहे हैं क्या, हाँ, हरिकेली पृथ्वीराज विजय ध्यानक, क्याम खां रासो, ये लिखा था जान कवि ने। कौन से कवि हैं, जान कवि, हमारे फतेहपुर के रहने वाली जान थी ये, जान फतेहपुर शेखावाटी की थी, जिसने लिखा था क्याम खां रासो। दोस्तों क्याम खां रासो भी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर्षनाथ प्रशस्ति चंद्र बधाई ने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, ध्यानक ने। नरपति नालय ने क्या लिखा, बिसलदेव रासो। हरिकेली किसने लिखा, विग्रहराज चतुर्थ ने। और सोमदेव ने ललित विग्रहराज। और क्याम खां रासो किसने लिखा, जान कवि ने। सर आपने उल्टे पुल्टे लिख दिए, हाँ इसीलिए ताकि आप जब याद करें तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि किसने क्या लिखा है, ग्रंथ लिखने वाला कौन है और ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। अब मैं इनको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एग्जाम में जो भी हमारे पटवार एसआई रीट के बच्चे हैं उनको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ये मेरी बात एग्जामिनर से हो चुकी है, ये तय है, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आने वाली एग्जाम में। अब दोस्तों हम बात करें चौहान वंश की, कि जो चौहान वंश था इसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चौहान वंश में हर्षनाथ प्रशस्ति 973 वाली और बिजोलिया शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अब हम अगर बात करें तो चौहान वंश की, तो इसमें जो इसका संस्थापक था वो कौन था, आप जानते हैं, संस्थापक चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान ने दोस्तों जो सांबर है उसी में जो स्थापना की थी वो लगभग 551 ईस्वी में। और कहां पर, सांबर में। दोस्तों सांबर जो आजकल जयपुर में है उसे सपालदक्ष भी कहते हैं। 100 गांवों का समूह था। और चाहमान या चौहान, ये लोगों ने यहाँ पर 551 ईस्वी में इस चौहान वंश की नींव डाली थी। इसी सांभर को देवयोनी तीर्थ स्थल भी है दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। और ये सूर्यवंशी चौहान वंश था। जान कवि का काम खां रासो याद रखना, और पृथ्वीराज विजय जयानक का, और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। मैं अलग से आपको चौहानों की उत्पत्ति भी राजस्थान इतिहास के अनुसार बताएंगे, अभी हम भारतीय इतिहास में चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो वासुदेव चौहान की अगर हम बात करें तो ये चौहान वंश का शक्तिशाली राजा था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने सांबर सपालदक्ष में चौहान वंश की नींव डाली थी। और जो इनकी कुल देवी है, इनकी कुल देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता। और जब आशापुरा माता की याद आती है तो आपको भी याद आती होगी दोस्तों, हमें पता है कि जो विग्रहराज श्रीकृष्ण था उसने अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण करवाया था भड़ोच गुजरात में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक नोट लगा के लिख रहा हूं कि
विग्रहराज सेकंड ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण कहाँ पर? भड़ौच गुजरात में करवाया था। भड़ौच कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। वहीं पर विग्रहराज सेकंड ने अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो गुवक सेकंड था उसका एक पुत्र था चंदनराज। इस चंदनराज ये युवराज थे, चंदनराज। इस चंदनराज की पत्नी थी रुद्राणी को इतिहास में आत्म प्रभा भी बोला गया है। और रुद्राणी बताते हैं कि एक योगिनी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। योगिनी रानी, कौन सी रानी? योगिनी रानी। और ये योगिनी रानी बताते हैं कि पुष्कर में अपने इष्ट देव के आगे 1000 दीपक जलाया करती थी। कहां पर? पुष्कर में 1000 दीपक। कितने दीपक जला रही है? 1000 दीपक। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आत्म प्रभा अपने इष्ट देव के आगे, किसके आगे? इष्ट देव के आगे, जो इतिहास में योगिनी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, 1000 दीपक जलाया करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर जब मुझे रुद्राणी की याद आती है, आत्म प्रभा की याद आती है, तो लगता है कि वास्तव में ही ये कोई तांत्रिक विद्या में दक्ष महिला रही होंगी। कुछ भी हो, हमें ध्यान रखना है क्या कि चंदनराज की पत्नी थी, नाम था रुद्राणी, आत्म प्रभा योगिनी रानी। रुद्राणी, आत्म प्रभा योगिनी रानी, जो पुष्कर में अपने इष्ट देव के सामने प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित किया करती थी। ऐसी महान रानी थी कौन? योगिनी रानी। दोस्तों ये तो बातें होती हैं इतिहास के अंदर कि किस तरह से इनके संस्थापक वासुदेव चौहान इस वंश की नींव डालते हैं और स्थापना होती है 551 में सांबरिया सपालदक्ष में। एक क्वेश्चन और रहता है कि जो इस चौहान वंश की राजधानियां हैं उसमें सबसे पहले इनकी राजधानी जो चौहान वंश की सांबर, तो इनकी स्थापना स्थल है। जब ये राजा के रूप में इन्होंने प्रतिहारों का प्रतिशोध किया और राजा के रूप में जब ये बने तो इन्होंने राजधानी बनाया था अहिछत्रपुर को। अहिछत्रपुर दोस्तों, अहिछत्रपुर आज के नागौर को कहते हैं। नागदुर्ग, नागाना दुर्ग को ही आज का अहिछत्रपुर कहा जाता है। तो अहिछत्रपुर इनकी राजधानी रहा था। और उसके बाद इनकी राजधानी अजमेर हम आगे बनाएंगे। अजय राज चौहान ने जो 1113 ईस्वी में बनाई थी, अजमेर को राजधानी अजय राज चौहान ने बनाया था। तो दोस्तों अजय राज चौहान से पहले जो भी चौहान वंश के राजा हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस वासुदेव चौहान आया और सांबर ने चौहान वंश की नींव डाल दी। इसके बाद इनकी माता आशापुरा माता है और इसके मंदिर का निर्माण विग्रहराज सेकंड के द्वारा भड़ौच गुजरात में करवाया गया। इसके अलावा इनकी चंदनराज की रुद्राणी आत्मप्रभा एक चौहान वंश में प्रसिद्ध रानी भी थी, आत्मप्रभा योगिनी रानी। और उसने 1000 दीपक अपने प्रतिदिन जलाया, प्रतिदिन अपने ईश्वर इष्ट देव के सामने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इनकी 2 राजधानियां इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को प्राचीन समय में अहिछत्रपुर कहा जाता था। और अजमेर को 1113 ईस्वी में अजय राज बनाएगा। और यही अजय राज से ही हम चौहान वंश के निर्माण काल की बात मानते हैं। तो अजय राज से पहले कुछ भी हो गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी और रुद्राणी आती थी और दीपक जला के चली जाया करती थी। और विग्रहराज सेकंड आया और उसने भड़ौच गुजरात में माता का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपके सामने एक एक राजा को लेके आ रहा हूँ जिन्होंने इतिहास में कुछ किया और चौहान वंश में जिनका नाम रखा। उसमें सबसे पहले राजा आ रहे हैं आपके सामने, उनका नाम है अजय राज। अजय राज, यहां से ही दोस्तों चौहान वंश का वास्तविक निर्माण काल माना जाता है। 1105 ईस्वी से लेकर ये 1133 ईस्वी तक राजा रहे थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। मैं तो वहां था नहीं, वो भी इतिहासकार भी क्या वहां थे, वो भी शिलालेखों के आधार पर, साहित्य ग्रंथों के आधार पर, चारण और भाटों ने जैसा बताया उसी के आधार पर।
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अजय राज चौहान था, इसके हमारी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे। तो सबसे पहला है अजय राज। अजय राज की हम बात करें तो अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला निकल के आया कि 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को बसाया। तो अजमेर को बसाने वाला कौन था? अजय राज था, याद रखना दोस्तों। इसके बाद में अजय राज का दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि अजय राज ने 1113 ईस्वी में ही अजय मेरू दुर्ग बनवाया था। दोस्तों इस अजय मेरू दुर्ग की हम बात करें तो इसको हम तारागढ़ भी कहते हैं और ये कहां पर है माय डियर? ये भी गढ़बीठली पहाड़ी पर है अजमेर में। अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? गढ़बीठली पहाड़ी। एक पहाड़ी का नाम है गढ़बीठली पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, दुर्ग एक ही बना है और वो ही अजमेर में बना है। और किसने बनाया है? अजय राज ने बनाया है। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और 1113 ईस्वी में ही इसने अजय मेरू दुर्ग बनवाया। अब अजय मेरू दुर्ग के सारे नाम मैंने आपके आगे लिख दिए। अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग। क्यों? क्योंकि ये गढ़बीठली पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गढ़बीठली दुर्ग कहते हैं। और तारागढ़ भी इसका नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा इतिहासकार बताते हैं, मैं तो वहां था नहीं, कि एक इधर मेवाड़ में हुए थे जिनका नाम था पृथ्वी राज सिसोदिया। ये सिसोदिया वंश में थे दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया। और बताते हैं कि इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बहुत स्पीड से उड़ते थे, इसलिए इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, इनकी पत्नी रहा करती थी तारागढ़ दुर्ग में, उसका नाम था ताराबाई। अजय मेरू दुर्ग में रहती थी, उसका नाम क्या था? ताराबाई। ये जो हमारे हाड़ौती के हड़ा चौहान थे, हाड़ौती के हड़ा चौहानों की पुत्री थी ताराबाई। बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि पृथ्वीराज सिसोदिया को उसे मिलने के लिए तेज गति से आना पड़ता था। जब भी ये याद करती थी, बड़ी द्रुत गति से हवा से बातें करता हुआ इसका घोड़ा आता था, इसलिए इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पृथ्वीराज सिसोदिया इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हो रहा है? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। हम इसको मेवाड़ वंश में भी पढ़ते हैं। और ध्यान रहे, पृथ्वीराज सिसोदिया यहाँ अजय मेरू दुर्ग में आता था। क्या काम था इसका अजय मेरू दुर्ग में आने का? यहाँ इसकी पत्नी ताराबाई रहा करती थी, इसकी धर्म पत्नी रहा करती थी, उससे मिलने आता था। और इसी के नाम पर इस दुर्ग अजय मेरू दुर्ग का नाम भी क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो गढ़बीठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़बीठली दुर्ग भी कहलाता है। दोस्तों जब मुझे अजय मेरू दुर्ग की याद आती है तो मैं आपको क्या बताऊं, इसने इतने आक्रमण झेले हैं कि बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है भटनेर हनुमानगढ़। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है भटनेर हनुमानगढ़, जबकि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? आपका अजय मेरू दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। याद रखना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है अजय मेरू दुर्ग। इसमें घोड़े की मजार भी ऐसा है बताते हैं। और इसी दुर्ग की तलहटी में पृथ्वीराज चौहान की क्या भी है? स्मारक भी है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष बात, हम पृथ्वीराज की कहाँ स्मारक है और कहाँ छतरी है उसके बाद आगे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की, जो अपनी पत्नी ताराबाई से मिलने किस ओर चला आ रहा है? तारागढ़ दुर्ग में। दोस्तों अजय राज की अगर हम बात करें तो इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सोमलेखा। सोमलेखा, कौन सी लेखा? सोमलेखा, या जिसे सोमलवती भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं दोस्तों? सोमलवती भी कहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अजय राज अपनी सोमलेखा से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, इसीलिए उन्होंने सोमलेखा के नाम के कुछ सिक्के भी चलाए थे। सिक्के। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, राजा और रानी के नाम के सिक्के चलाने वाला चौहान नरेश कौन था? वो था हमारा अजय राज चौहान।
तो अजय राज चौहान ने हमारे को 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, आराम से दिए हैं, धीरे धीरे 3 क्वेश्चन। किसने? अजय राज ने। पहला क्वेश्चन, अजमेर शहर को बसाया, चौहान वंश की राजधानी बनाया 1113 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, अजय मेरू दुर्ग बनाया तारागढ़ गढ़विठली, अजय मेरू दुर्ग गढ़विठली पहाड़ी पर। और तीसरा क्वेश्चन, सोमलेखा या सोमलवती जो इसकी रानी थी उसी के नाम से इसने सिक्के भी चलाए थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अजय राज हमें छोड़ के जा रहा है, उसकी पत्नी सोमलेखा भी हमें छोड़ के जा रही है, लेकिन जाने से पहले ये अपने पति और पत्नी के नाम के दोनों सिक्के चला के जा रहे हैं। दोस्तों, अजय राज की मृत्यु के बाद यहाँ राजा आ रहा है अर्णोराज। अर्णोराज, दोस्तों इस अर्णोराज को ही इतिहास में आनाजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ अजय राज है, ये सिर्फ अजय राज है, कहीं किताब में कुछ भी लिखा है आप उसकी ओर ध्यान न दें। और ये अर्णोराज है और इतिहास में इसको आनाजी भी कहा जाता है। जब मुझे अर्णोराज या आनाजी की याद आती है तो इनका शासनकाल रहा था दोस्तों 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1113 में अजमेर शहर को बसाया जा रहा है, लेकिन 1105 में यहाँ पर राजा बन रहा है अजय राज। इससे पहले पृथ्वीराज प्रथम राजा थे और उसके बाद बने अजय राज, उसके बाद अर्णोराज, आनाजी 1133 से 1155। अर्णोराज या आनाजी ने हमारी एग्जाम के भी क्वेश्चन दिए हैं 3। ध्यान रखिए, अर्णोराज या आनाजी ने हमारी एग्जाम के क्वेश्चन कितने दिए हैं? 3। आराम से सुनिएगा। अर्णोराज, आनाजी, पहला क्वेश्चन है, इन्होंने अजमेर में, अजमेर के पास में ही है आना सागर झील, आना सागर झील। तो दोस्तों आना सागर झील में आप गए हैं, अर्णोराज ने बनाई थी अजमेर में, आप बाकायदा यहाँ घूमे में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा इसने काम क्या किया, पुष्कर में वराह मंदिर बनाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर अर्णोराज या आनाजी आ रहे हैं और हमारी एग्जाम के 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आना सागर झील बनाना और दूसरा क्वेश्चन है पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाना। और तीसरा क्वेश्चन है, इनकी ही हत्या हो जाती है, अर्णोराज या आनाजी को ही इन्हीं का पुत्र जगदेव मार देता है। मैंने बहुत समझाया था जगदेव को कि जगदेव तू ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं माना और उसने अर्णोराज या आनाजी को हटा सावन की गठा कर दिया। तो वो कौन था? पितृहंता। इसलिए इसको इतिहास में आप जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं दोस्तों? पितृहंता शासक कहते हैं। आप जैसे इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? पितृहंता शासक। कौन था? जगदेव। 2-4 साल रहा, 1155 से 1151 तक। कौन रहा? जगदेव, 1155 से 1151 तक। ठीक है। इसके बाद में वो राजा आया जो एग्जाम हॉल में बार बार आता है, चाहे पटवार की हो चाहे एसआई की हो। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव एग्जाम हॉल में क्वेश्चन लेके आ ही जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आप पटवार और एसआई या रीट के एग्जाम में जा रहे हैं तो मैं आपको विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ से मिलवा रहा हूं और उसी का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत विग्रहराज चतुर्थ को और आपकी मुलाकात को रोक नहीं सकती। भले ही जगदेव ने अर्णोराज या आनाजी को मार दिया हो दोस्तों, लेकिन आना सागर झील बना दी, पुष्कर में वराह मंदिर खड़ा कर दिया और उससे पहले अजय राज ने अजमेर को खड़ा कर दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट राजा आ रहा है और उस राजा का दोस्तों नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों अब हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों ये बहुत बलशाली राजा था मेरी तरह, इसके भुजाओं में बल था। 1158 से लेकर ये 1163 ईस्वी तक राजा रहा था। और दोस्तों ये मेरी तरह सुंदर भी था, इसलिए इसकी प्रेम कहानियां भी हैं। हमने प्रेम कहानी पृथ्वीराज चौहान की पढ़ी, सहयोगिता को भगा के ले आया, लेकिन यहाँ विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानियां एग्जाम में आती हैं। और देखिए कैसे आती हैं। बहुत बड़ा प्रेमी था। क्यों था? क्योंकि बहुत सुंदर था, इसलिए हर कोई इससे प्रेम करने लग जाया करती थी। और इसीलिए इसकी प्रेम कहानियां हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलती हैं और वही एग्जाम में पटवार में आई हुई है, पिछली बार भी आई है। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की अगर हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का जो अन्य नाम है, अन्य नाम किसके हैं? अन्य नाम विग्रहराज चतुर्थ की। पहला नाम है विशलदेव।
दोस्तों इसको इतिहास में बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम है इसका कवि बांधव। कवि बांधव दोस्तों इसके दरबार में कवि रहा करते थे, ये स्वयं कवि था, इसलिए इसको इतिहास में कवि बांधव भी कहा गया, बीसलदेव भी कहा गया। तो ध्यान रखना ये दोनों ही नाम किसके हैं, विग्रहराज चतुर्थ के, बीसलदेव और कवि बांधव। इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो दोस्तों इसके दरबार में एक रहा करता था सोमदेव। मैंने अभी भी आपको लिख के दिखाया था सोमदेव। इसने एक नाटक लिखा था ललित विग्रह राज नाटक, ललित विग्रह राज नाटक। और दूसरा इस विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में ही रहा करता था, उसका नाम था नरपति नालय। उसका नाम क्या था, नरपति नालय। नरपति नालय, नरपति नालय। आपके पड़ोस में कौन रहती है, नरपति रहती है और नाती नहीं है, तो उसकी माँ बोलती है बेटा नरपति नालय बिसलौरी क्यों पड़ी है, बीसलदेव रासो। दोस्तों यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन 2 बार निकल गया, अलग अलग 2 एग्जामों में अलग अलग निकल गया। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पहला सोमदेव और दूसरा नरपति नालय, याद रह जाएगा। ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था। और स्वयं विग्रहराज ने कौन सा नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। ये ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक साहित्यकार था और इसने कौन सा नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक क्या था, साहित्यकार था और इसने क्या लिखा था, हरिकेली नाटक। अब जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ये था कि ललित विग्रहराज नामक नाटक में किस राजकुमारी के साथ इसके प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोमदेव ललित विग्रहराज में इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी, उसका नाम है देसल देवी। देसल देवी, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑप्शन में, राजकुमारियां थी वहां पर। तो यहाँ पहली आप देसल देवी को आराम से देख लो। देसल देवी किससे प्रेम कर रही है, मेरे से नहीं, विग्रहराज चतुर्थ से कर रही है, इसलिए आप देसल देवी को आराम से देख लो। क्योंकि अब आपसे राजमती मिलने आने वाली है। अब आपसे मिलने कौन आ रही है, राजमती, राजा भोज, परमार राजा भोज की पुत्री राजमती आपसे मिलने आ रही है। वो भी आपसे ना, मेरे से, वो किससे मिलने आ रही है, विग्रहराज चतुर्थ से मिलने आ रही है। दोस्तों बीसलदेव रासो में किसका वर्णन किया गया है, बीसलदेव रासो में विग्रहराज चतुर्थ के साथ जो राजकुमारी है उसका नाम है राजमती। राजमती ये परमार वंश की राजकुमारी है, परमार वंश की राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी, राजमती वर्सेज विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ प्रेम चल रहा है। परमार वंश ये राजा जिनकी धार मध्य प्रदेश राजधानी हुआ करती थी, उनकी राजकुमारी आके विग्रहराज के साथ नैन लड़ा रही है, नैन मटका कर रही है। इधर इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, देसल देवी के बारे में विग्रहराज चतुर्थ नाटक में लिखा हुआ है। किसने, सोमदेव ने लिखा है। कौन से देव ने लिखा है, सोमदेव। अब याद रह जाएगा आपको किसने किसका लिखा। अभी देखिए यहाँ कौन है, सोमदेव। देव किसकी बात कर रहा है, देसल देवी की। ठीक है भाई, सोमदेव ने नाटक कौन सा लिखा है, इसी के नाम पर नाटक लिखा है, ललित विग्रहराज नाटक। पहले आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद सोमदेव, देव किस राजकुमारी की बात कर रहा है, देसल देवी की। और बच गया कौन, नरपति नालय, जो बीसलदेव रासो में राजमती के बारे में बात कर रहा है, जो बीसलदेव रासो में परमार वंश की राजकुमारी राजमती की। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर इंद्रपुर की राजकुमारी कौन आ रही है, देसल देवी किससे प्रेम कर रही है, विग्रहराज चतुर्थ से। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, ये सोमदेव कह रहा है। कौन से नाटक में, विग्रहराज नामक नाटक में। और नरपति नालय, नरपति नालय क्यों बिसलेड़ी फिरे, तो वह राजकुमारी है राजमती, राजकुमारी राजमती। और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों का वर्णन हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो आप जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ मेरी तरह एक बलशाली राजा था और आसपास के सभी राजाओं को इसने जीता था। तो यहाँ पर मैं आपको ये दोनों राजकुमारियां आपसे छोड़ के जा रही हैं और अब हम विग्रहराज चतुर्थ को लेके जा रहे हैं और हम दिल्ली को जीतेंगे और तोमर वंशीय राजा तंवर को परास्त करेंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लिखा था, हरिकेली नाटक लिखा था। दूसरा, इसने दिल्ली के तोमर वंशीय राजा
तंवर को परास्त किया। तोमर वंशीय राजा तंवर को परास्त किया। ध्यान रखना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहानों में अजय राज अजमेर को बसा रहा है और उसे चौहान वंश की राजधानी बना रहा है। चौहान वंश की राजधानी अजमेर ही रही, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने दिल्ली को भी अजमेर के चौहान वंश के अधीन किया था। और दिल्ली में तोमर वंशीय राजा कौन थे? तंवर थे। और इसी समय दिल्ली तक चौहानों का साम्राज्य हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान आएगा और वो दिल्ली में पिथौरागढ़ का किला, पिथौरागढ़ शहर बसाएगा। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में एक और काम भी विग्रहराज चतुर्थ ने किया था दोस्तों, याद रखना। इसने बिसलपुर कस्बा बसाया था। और उसी बिसलपुर कस्बा, ये कहां पर है? टोंक में। आपको पता है कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बिसलपुर बांध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बिसलपुर कस्बा टोंक, और कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। याद रह जाएगा। ये मैंने नहीं बनाया, किसने? बिसल देव ने बनाया। बिसल देव ने बनाया, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया। बिसलपुर कस्बा टोंक और बिसलपुर बांध। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने और क्या किया आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। इसने ये हरिकेली नाटक लिखा था, और इसका हरिकेली नाटक इसके द्वारा निर्मित दिल्ली में, सॉरी अजमेर में संस्कृत कंठाभरणे, आपको पता है संस्कृत कंठाभरणे पाठशाला, यह आज भी है। 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से लोग इसको जानते हैं, और इसमें लोग नमाज भी अदा करते हैं। लेकिन है क्या ये? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला अजमेर में है। अगर आप पूछेंगे कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला कहाँ है, तो कहेंगे कहीं नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वही संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है। ये इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन, कौन सा दीन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने बताते हैं कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़वा दिया। कुछ भी नहीं तोड़वाया, वैसी की वैसी पड़ी है संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। बस जो कुछ तोड़वाया वो खंबे भी वैसे के वैसे वहीं पड़े हैं। बस वहां पर एक बीच में एकदम सेंटर में एक जगह सी बना दी, वहां पर नमाजी नमाज अदा करते हैं, और इसका नाम बदल दिया। बस क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। सर हमने ये पढ़ा था कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वहां निर्माण कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो फोड़ा गया था, और जो कुछ था वो एक गुंबद का रूप दिया गया, एक जगह देना था, दे दिया। लेकिन दोस्तों यार ध्यान रहे, यहाँ 2.5 दिन का पंजाबी पीर का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर हमारी संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, अजमेर में बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। उसी पाठशाला में लोग नमाज अदा करते हैं, और उसे ही 2.5 दिन का झोंपड़ा वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर पंजाबी पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ध्यान दें, पंजाबी पीर का संबंध पंजाब से नहीं। आप ध्यान दें, कोई संत पुरुष महात्मा हुए होंगे, मुस्लिम पीर महामंत, उसमें से पंजाबी संत हैं, उनका उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। अब विशेष बात कि हमने विग्रहराज चतुर्थ को देखा, और विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव, जिसने बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर बांध, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला ये बनवाया था। इसके अलावा जिसने दिल्ली को भी चौहानों के कब्जे में लिया था, दिल्ली के तोमर वंश के राजा तंवर को अपने कब्जे में लिया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, कवि बांधव ने। तो दोस्तों यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ हमें छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाने से पहले 2 प्रेम कहानियां दे गया। ललित विग्रहराज नामक नाटक में वो देसल देवी से प्रेम कर रहा है, और बिसल देव रासों में वो राजमती से प्रेम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धन्यवाद।